तो ये हैं स्टूडेंट क्लास 10 साइंस के 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th साइंस के 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं और 2026 में भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो फिजिक्स है ना उसके 4 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आपके सामने मैं क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आ रहा हूं, देखो कितनी बार आपके सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, टॉपिक भी होंगे और एक एक क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिए कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। बस आपको देखते जाना है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बस इन 6 प्रश्नों को पढ़ लेना भैया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले देखो, हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है भैया। फर्स्ट हमारे साइंस का जो फिजिक्स है ना उसके फर्स्ट चैप्टर का ही ये न्यूमेरिकल होगा, फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे बहुत आसानी से। देखो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 हो। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2016 और 19 में आ चुका है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूले आप पहले याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलो इस वाले न्यूमेरिकल को हम एक अलग से पेज में सॉल्व करेंगे। हमने जो लिस्ट ले रखी है उसके सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करें तो जो आपको दिया गया है ना पहले उस वैल्यू को लिखें। देखो वायु में प्रकाश की चाल हमें दी गई है, ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों सी से। देखो प्रकाश की चाल सी की वैल्यू कितनी होती है सबको पता होना चाहिए, शायद पता भी होगा आपको, 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 हो। तो वायु के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक भी यहां पे दिया गया है। देखो वायु के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एन से, और ये भी हमें दिया गया बच्चों 1.5 दिया है। देखो जो जो दिया है वही मैं लिख रहा हूं, कहीं बाहर से मैं नहीं लेकर आ रहा हूं इसको। ठीक है, उसके बाद में हमें माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है भैया। माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो भैया अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और जितना कमेंट आएगा पीडीएफ का ना, अगर 100 कमेंट पूरा हो गया मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्रकाश की चाल इसको वी से डिनोट करेंगे और ये आपको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है वही हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो फॉर्मूला माध्यम में प्रकाश की चाल का जो फॉर्मूला होता है, देखो मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, चलो लिख देता हूं, माध्यम में प्रकाश की चाल इसको हम लोग डिनोट करेंगे v से। इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से समझना, वायु में प्रकाश की चाल यानी कि c, वायु में प्रकाश की चाल अपान वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है बच्चों, और इसी फॉर्मूले पर हमें वैल्यू रख देनी है। आंसर आपका आ गया, समझ लो 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल c है अपान अपवर्तनांक n है। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया भैया। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा झाम करने की जरूरत नहीं है। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ हो जाएगा। अपान अपवर्तनांक की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 हो गया। ठीक है, अब ये 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 2 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपका v जो आ जाएगा ना, v जो आ गया वो आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया है बच्चों, ये आया है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, v बराबर हमारा इतना आ गया भैया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ था, कुछ भी नहीं था इस न्यूमेरिकल में, मेरे हिसाब तो हल हुआ था। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो दिया गया, जैसे c दिया गया था, n दिया गया था, v निकालना था। तो v इक्वल टू c/n होता है। ठीक है, हमने काट पीट किया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया, हो गया काम। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। नोट्स चाहिए फटाफट पीडीएफ कमेंट कर देना सारे बच्चे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि ना कमेंट करे, जरूर करना है। ठीक है, अब हमारी लिस्ट में फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे टॉपर लिस्ट में आता है। देखो ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, सोचते हैं बढ़िया नंबर आ जाएगा। देखो बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा भैया, मेहनत करने वालों का साथ किस्मत भी देती है, ध्यान रखना। और मेहनत कर लो। हाई स्कूल जो है ना, एक ऐसा क्लास होता है जिसमें आप 95% प्लस ला सकते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। ये वही क्लास है, इसी में आप प्रूफ कर सकते हो। इंटरमीडिएट में जाओगे, कुछ आपको टफ लगेगा, तो इसमें मेहनत कर लो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने लिख रखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया 2022 में आ चुका है। मतलब हमें क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है। ये इजी हो जाता है। ठीक है, अभी आगे मैं और भी टफ लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो यहां पे हमें दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एफ से। अब फोकस दूरी तो हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो -40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब भैया आपको निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों आर से, स्मॉल आर से। इसको हमें निकालना है, तो सिंपल सा है, वक्रता त्रिज्या। देखो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f बराबर हमारा होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा। अब देखो आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है भैया, तो वक्रता त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो फोकस दूरी का 2 से गुणा हो जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, देखो ये 2 और फोकस दूरी का गुणा हो जाएगा, तो 2 × फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूले को हाईलाइट रखना है, ध्यान रखना। बाकी ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो r इक्वल टू 2 × फोकस दूरी की वैल्यू कितनी है, -40, तो -40 कर देंगे। ठीक है, अब r इक्वल टू कितना आ गया भैया, 40 का 2 से गुणा करोगे तो 80 आएगा, लेकिन माइनस में, तो -80 सेंटीमीटर। ये आ गया वक्रता त्रिज्या। और फाइनल आंसर भी हमारा यही है भैया। इसमें क्या है, देखो कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं, टेंशन नहीं लेना। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी न्यूमेरिकल में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। मेहनत करोगे तो सारी प्रॉब्लम, सारी कठिनाइयां सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ गया। फॉर्मूला याद रखना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा फास्ट बनो। ठीक है, 2026 में हो भैया, 5G के स्पीड से चलना है हमें। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने लिस्ट में। देखो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है।
2 बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको देख लेते हैं। हमारी लिस्ट का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। भैया 2022 और 23 में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन 26 में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो जो चीज बहुत ज्यादा है उसको हम सॉल्व भी क्यों ना कर लें। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है यहां पे ध्यान से समझना। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि हमें दर्पण से वस्तु की दूरी यू दी गई है -15 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझो, इसमें कुछ है नहीं। मैं जो कहता रहता हूं ना कि भैया बिल्कुल हलवा है, तो सच में ये हलवा ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी। पहले इसको लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आहिस्ते आहिस्ते न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों, सब होगा। F इक्वल टू, हमें भैया अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो फोकस दूरी निगेटिव लिया जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर दिया गया तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज दी गई है कि दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बच्चों u से। u की वैल्यू हमें दी गई है -15 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की दूरी को भी हम निगेटिव लेते हैं अवतल दर्पण में, तो -15 सेंटीमीटर। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी v से, और v की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, दर्पण का सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण के सूत्र से, ठीक है, अब दर्पण का सूत्र हमारा क्या है भैया, देखो ध्यान से, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ये होता है बच्चों दर्पण का सूत्र। या इसी में देखो हमें 1/v निकालना है ना, देखो 1/v अगर निकालना है तो देखो ये वाला इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/f, ये प्लस में माइनस हो जाएगा 1/u। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक हो गया भैया। अब देखो इसी पर वैल्यू रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1/f, 1/f की वैल्यू कितनी है, -20 है, तो -20 हो गया, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -15। अभी ब्रैकेट खुलेगा तो काम होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक मतलब अच्छे से अगर आप समझ गए भाई इसमें न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, तो 1/v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो माइनस को ऊपर ले आते हैं तो -1/20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब गुणा होगा तो 1/15 हो जाएगा। इसका एलसीएम यहीं पर ले लो, देखो 20 और 15 का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, तो 20 3 60, 3 एकम 3, यानी कि -3 आ गया, प्लस 15 चौके 7, 4 एकम 4, ये 4 आ गया, -3 + 4 आपका आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, -3 में से 4 घट रहा है तो कितना बचेगा, यानी कि 4 में से 3 यहां पे घट रहा है तो ये प्लस में आएगा 1, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह का अंक बड़ा है, तो 1/60 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर यहां पे आ ही गया, v इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछा गुणा कर दोगे तो 60 सेंटीमीटर हमारा v आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। फॉर्मूला आप लोग याद रखना दर्पण वाला, और ये ऐसे लगा देना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको समझ में आ गई भैया, तो यही आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो भैया चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, और ये हमारे लिस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। भैया प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तो हम स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे भी। देखो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है इसका नियम आपको लिखना है,
तो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। देखो दोनों नियम है, लेकिन यहां पे अपवर्तन की घटना को मैंने चित्र के साथ दर्शाया है। ठीक है, ये आपका देखो, ये ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखो ये आपके दो माध्यम हैं। ये आपका माध्यम 1 है कांच, ठीक है, सघन माध्यम, और ये आपका वायु माध्यम 2 है विरल माध्यम। ठीक है, तो क्या है, एक प्रकाश यहां से देखो, ये एक प्रकाश है, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण इसको बोलते हैं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, देखो ये जो प्रकाश है एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। देखो ये इसको ऐसे सीधे आने चाहिए था, जो मैंने ये आसमानी कलर से किया है, इसको ऐसे सीधे आने चाहिए था, थोड़ा सा विचलित हो गया। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले अपवर्तन समझ लो, फिर अपवर्तन का नियम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो आपतित किरण, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है जहां पे सब मिल रहे हैं। ये यहां से गई अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद जो किरण हुई अपवर्तित किरण। ठीक है, यहां पे इनके बीच एक कोण बन रहा है आई, इसको आपतन कोण कहेंगे। इनके बीच एक कोण बन रहा है आर, इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। ये जो है ये आपका अभिलंब है। तो पहला नियम क्या है, देखो ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब देखो सिंपल है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, देखो तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। ये है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। देखो आपतित किरण भी आकर यहां पे मिल रही है, अपवर्तित किरण भी यहां से गई है, और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। सबसे पहला नियम है, समझ में आ गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम यहीं पे समझ लो भैया, देखो ध्यान से, दूसरा नियम यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कांच है माध्यम, ये वायु है माध्यम 2 है। एक प्रकाश यहां से आई और जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो ये अपवर्तित हो गई, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई। यही प्रकाश का अपवर्तन है। यहां पे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपका आपतन बिंदु है जहां सब मिलते हैं। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है आई, इसको आपतन कोण कहेंगे। और इस अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है आर, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण आई का साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब इस आपतन कोण और इस अपवर्तन कोण दोनों की ज्या का जो अनुपात होगा ना, वो एक नियतांक होगा। यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा है। क्या कहा गया है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई अपान अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, इन दोनों का जो अपवर्तनांक है एक नियतांक होता है। ये है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, बस हो गया। देखो इस नियम को, ये जो दूसरा नियम है ना, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, तो इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो आपका दूसरा नियम है ना कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो इतना समझ जाओ, बहुत है, चित्र बनाने की भी खास जरूरत नहीं है अगर 4 नंबर में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली। चलो भैया, लिस्ट में 5वें क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक एक क्वेश्चन हम ध्यान से समझ रहे हैं भैया, आहिस्ते आहिस्ते, और जितना अच्छे से मैं समझा रहा हूं उतना अच्छे से समझो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भैया 2016, 18, 20 में आ चुका है, 25 में आएगा ही, 26 में आएगा ही आएगा। तो भैया हमें क्रांतिक कोण दिया गया, अपवर्तनांक निकालना है, तो बहुत इजी हो जाता है भैया।
बहुत इजी। देखो क्रांतिक कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, हमें वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि हमें देखो यहां पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/sin c। ये होगा फॉर्मूला भैया वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक का, 1/sin c। अब देखो सिंपल सा है, यहां पे क्या करो ध्यान से समझो, 1/sin c के जगह पर sin 45 डिग्री कर दो, sin 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया भैया। अब देखो बराबर 1/sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब भैया 1 के नीचे 1 है, √2 ऊपर जाएगा तो ये √2 आ जाएगा। यही आ गया हमारे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा बच्चा पार्टी, यही हमारा आंसर हो गया। बस √2 आ गया, इसी को आंसर लिख दो, काम खत्म है। तो ये आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। भाई बहुत इजी था, मेरे हिसाब से तो हलवा था, उठाकर खा लो। तो 5वां क्वेश्चन क्या था कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। भैया क्रांतिक कोण हमें सी दिया गया, अपवर्तनांक निकालना था, तो n = 1/sin c होता है। तो साइन सी 45 डिग्री, हमारा वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक भी आ गया है √2, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो भैया, लिस्ट का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये 2019 और 22 में आ चुका है। हमारे लिस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलो भैया इसको भी समझ लेते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड हमारा सूत्र है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या दिया गया, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी पहले दी गई है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बच्चों एफ से, और इसकी वैल्यू जो दी गई है ना, वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो हमें क्या दिया गया, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। देखो वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी, ये भी हमें दी गई है बच्चा पार्टी, इसको डिनोट करते हैं v से। ये हमें दिया गया -10 सेंटीमीटर, इसको भी माइनस कर दीजिएगा भैया, फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल लेंस है तो इसमें प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को भी हम माइनस में ही लेंगे। अब हमें निकालना है कितनी दूरी पर रखें। देखो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी निकालनी है, लेंस से वस्तु की दूरी, ये हमें निकालना है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं u से, और u = हमें भैया निकालना है। तो लेंस के सूत्र से इसको निकालेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है देखो लेंस के सूत्र से। ठीक है, तो लेंस का जो सूत्र होता है वो जान लो भैया, पहले होता है 1/f = होता है 1/v
माइनस 1/u। ये होता है बच्चा पार्टी लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे 1/f इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से यहां पे एक काम करो। अब चूंकि हमें u निकालना है ना, u निकालना है कि नहीं निकालना है, तो हम एक काम करेंगे 1/u इक्वल टू कर देंगे। तो 1/u इक्वल टू हमारा आ जाएगा, क्या आएगा 1/f। ठीक है, देखो 1/u हमें निकालना है, तो एक काम करो, हाँ ये देखो इसमें थोड़ा आइडिया लगाते हैं। देखो ये आपका ऑलरेडी 1/f इधर था ही, प्लस देखो इस 1/u को इधर ले आएंगे तो प्लस 1/u हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में था, तो ये बचेगा 1/v। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चूंकि हमें u निकालना है तो यहां पे 1/u इक्वल टू लिख देंगे 1/v माइनस 1/f। अब इस f को इधर ले आएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास आपको किया। अब इसी पर सारी वैल्यूज को रख देंगे, बहुत इजीली हमारा न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो 1/u इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/v, और 1/f की वैल्यू कितनी है, देखो v की वैल्यू है -10, f की वैल्यू है -15, तो ये हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/-15, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1/u इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो -1/10 और माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, आना चाहिए, बहुत ईजी है। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा, देखो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, तो 10 3 30, 3 कम 3 -3 प्लस 15 दूना 30, 2 कम 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब ये थोड़ा साइड में मैं सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो इधर ही कर देता हूं। ठीक है, नहीं इधर नहीं, मैं दूसरे पेज में ही करूंगा। ठीक है, दूसरे पेज में करेंगे हम सॉल्व। देखो ये हमारा हो जाएगा 1/u इक्वल टू हो जाएगा, देखो -3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन -1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा u जो आया ना, तो u इक्वल टू फाइनली आ जाएगा, देखो -30 आ जाएगा। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो फाइनली, ये तो u आ गया, लिख दो वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लिख दो वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बस हो गया भाईजान, काम हो गया, टेंशन मत लो, फॉर्मूला लगा दिया था हमने, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था लेंस के सूत्र से। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये चीज आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी फाइनली हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ें तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है ना, क्लास 10 साइंस का जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको आज मैंने बता दिया। ये जो क्लास था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो आप लोग क्या करना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में लिख देना पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।